नया दौर और खबर से आगे में खुशामदीद। आज जुम्मा है और हस्ब मामूल नजम सेठी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मेरे साथ मुर्तज़ा सोलंकी साहब भी मौजूद हैं जो कि सेठी साहब से गुफ्तगू में शामिल भी होंगे, कुछ सवालात भी पोज़ करेंगे, कुछ हम उनसे भी बात करेंगे। तो सेठी साहब आज की जो सबसे बड़ी जो डेवलपमेंट है वो अगरचे कि हमारे पड़ोस अफ़गानिस्तान में तो काफ़ी मसाइल आगे बढ़े हुए हैं। लेकिन द फ्राइडे टाइम्स के सच गप की एक खबर है और मैं चाहूँगा कि उसके ऊपर हम बात करें कि मियाँ नवाज़ शरीफ तैयारी कर रहे हैं वापस आने की पाकिस्तान। उनको उन्होंने एक ज़्यादा इसके ऊपर अपने करीबी लोगों से तो मशवरा किया है, लेकिन पार्टी को भी नहीं पता और वो सरप्राइज़ देंगे। तो इसके ऊपर बात करेंगे कि क्या ऐसा मुमकिन है? आते हैं तो क्या होगा? नहीं आते तो क्या होगा? ये सिनेरियोज़ ज़रा आपसे बातचीत होगी। दूसरी जो अहम मौज़ू है वो कल काबुल में होने वाला बहुत ही ट्रेजिक और अंदोनाक वाक़या है, जिसमें कि अब जो है सैकड़ों अफ़गान शहरी और कुछ अमरीकी फ़ौजी जो हैं 17 के करीब वो भी हलाक हुए और उसके बाद जो बाइडेन जो कि अमेरिका के सदर हैं, उन्होंने बहुत सख्त किस्म की ज़बान में तंबीह की कल कि वो ना तो भूलेंगे और ना वो इस माफ़ करेंगे, बल्कि वो रेट्रिब्यूशन या इसका बदला भी लेंगे। तो क्या अमेरिका क्या कर सकता है और क्या बदला लेगा, इसके ऊपर भी हम कुछ बात करेंगे। और ये जो दाइश का या आइसिस खुरासान का जो नया अब क्लेम आ गया इस अटैक की बाबत, तो क्या अफ़गानिस्तान दोबारा सिविल वॉर या खाना जंगी की तरफ बढ़ रहा है? ये तीनों मौज़ूआत जो हैं, इसके अलावा हम कुछ क्वेश्चन्स भी लेंगे ना अपने ऑडियंस से। बहरहाल सबसे पहले तो क्या मियाँ साहब वाक़ई में वापस आ रहे हैं? सैटी साहब, ये आप ज़रा हमें हमें बताएँ, आपकी खबर क्या है और या आपका एनालिसिस क्या है? दोनों दीजिए। रज़ा, ये अखबार जो है इसका मदीर आप हैं, आपने ये खबर छापी है, तो यकीनी तौर पे आपने कुछ चेक तो किया होगा कि ये सब खबर सच है या गप है। तो मेरा ख़्याल है आप ही इसका जवाब दें कि ये सच है या गप है, फिर उसके बाद मैं तबसरा करूँगा। देखिए जी, मिली-जुली सच गप है, तो इसलिए मेरे ख़्याल से जो गप भी ज़्यादा हो सकती है, लेकिन यकीनन कोई बातचीत तो हो रही है। देखिए, ऐसे हमने तो नहीं छापी ना बगैर सोचे-समझे, कोई वहाँ पे गुफ्तगू हो रही है, कोई सिनेरियोज़ बिल्ड किए जा रहे हैं, कोई डिस्कशंस हो रही हैं, तो इसलिए आप हमें थोड़ा बताएँ? देखिए रज़ा, आपको याद होगा कि मैंने 1 दफ़ा नहीं कुछ 2-3 दफ़ा ये ज़िक्र किया है कि मेरा ख़्याल है कि जब इलेक्शंस अनाउंस होंगे, मैं पहली बात तो ये है, मेरा ख़्याल है अगले साल इलेक्शन होंगे। आई मे बी रॉन्ग, मगर अभी तक तो यही मेरा ख़्याल है। हो सकता है आगे जाके हमें पता चले नहीं अगले साल नहीं, उससे अगले साल होंगे। मगर मेरा ख़्याल है कि अभी मेरा ये ख़्याल है कि अगले साल होंगे। अच्छा, अगर ऐसी बात है, तो फिर नवाज़ शरीफ साहब को देखना पड़ेगा कि क्या उन्होंने इलेक्शन आके यहाँ लीड करने हैं या नहीं लीड करने। लीड से मुराद ये है कि वापस आके जेल में बैठ के एक वहाँ से बैठ के लीड करने हैं कि नहीं लीड करने, या लंदन से ही करने हैं। अम, आपको पता है कि जब मेन लीडर ना हो, तो बड़ा फ़र्क पड़ जाता है। अब लीडर हो और जेल में भी हो, उससे भी बड़ा फ़र्क पड़ता है। लीड से मुराद ये है। जी। तो अब बात ये है कि अ अ, क्या अब इलेक्शन अगले साल कब होंगे और मियाँ साहब उस वक़्त वापस आएँगे या नहीं आएँगे? मेरा ये ख़्याल है जब इलेक्शन होंगे, उससे कबल वो आएँगे और ज़ाहिर है गिरफ्तारी देंगे। मगर वो आएँगे ज़रूर। मेरा ये ख़्याल है। अब ये जो खबर है जिसका ज़िक्र आप कर रहे हैं, अ, बात तो बातें तो चलती हैं, डिस्कशंस होती हैं। क्योंकि इस वक़्त इसमें कोई शक नहीं है कि ये जो सारी गुफ्तगू और बयानिए चल रहे हैं कि जी ये नवाज़ शरीफ का बयानिया है, ये शहबाज शरीफ का बयानिया है। अब मिफ्ता इस्माइल साहब का बयानिया वर्सेस शहबाज शरीफ साहब का बयानिया भी शुरू हो गया कराची में, एंड सो ऑन। तो ये न नून लीग के अंदर बड़ी कन्फ्यूजन है, इसमें कोई शक ही नहीं है। आपने भी बताया इसके बारे में, हमने भी ये इसके ऊपर तबसरा किया कि डिविजन्स तो हैं, 2 कैंप्स हैं। एक नवाज़ शरीफ साहब का कैंप है और एक शहबाज शरीफ साहब का कैंप है। मगर वो दोनों भाई अभी अलग होने से एक-दूसरे से अलग नहीं होंगे। तो इसको हल करना पड़ेगा इस मसले को। इस मसले को पहले हल कैसे किया? पहले ऐसे किया कि जब शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि मुझे मौका दिया जाए, मैं कोई रास्ता ढूँढता हूँ, तो मियाँ साहब ने कहा देख लो, तुम्हारे साथ हाथ ना हो जाए। उन्होंने कहा नहीं, आप मुझे मौका तो दें, मुझे खुली छुट्टी दें। उन्होंने कहा कर लो फिर। तो वो फिर नहीं हुआ। उसके बाद फिर एक वक़्त आया कि कहा गया कि जी वो एक्सटेंशन की बात है, देनी चाहिए, हमें अलग नहीं होना चाहिए। अम, और तो मियाँ साहब ने कहा देख लें, मेरा ख़्याल है कि ये अ
मुनासिब नहीं है, मगर पार्टी वाले ज़्यादा लोग वो थे, उन्होंने कहा नहीं जी दे 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 दे। मैंने कहा ले लो, कर दो फिर ये हुआ कि वो जिस तरीके से हुआ उससे भी मियाँ साहब का इख्तिलाफ था कि ऐसे लगा कि जैसे आप बिल्कुल ही लेट गए हैं, कोई डिस्कशन नहीं, कोई डिबेट नहीं, कोई कुछ नहीं। आ, ऐसे लगा साजिश के तहत दे दिया आपने। ज़्यादा मियाँ साहब के बयाने को नुकसान तो पहुंचा इससे। फिर भी शहबाज शरीफ साहब को कोई रिलीफ नहीं मिली, इनफैक्ट जेल में डाल दिया गया। तो अब तीसरा राउंड है, शहबाज शरीफ साहब फिर मौका मुंह ढूंढ रहे हैं। जैसे वो कहते हैं कि बड़े भाई के जाके घुटने में बैठ जाएंगे, गोडे पकड़ लेंगे। हाँ हाँ। मेरा ख्याल है अब ये गोडे पकड़ने वाली बात खत्म हो गई है, ये नहीं होनी। आ, या शहबाज शरीफ साहब डिलीवर करें, या फिर नवाज शरीफ साहब अपना एजेंडा फुल फ्लैज चलाएंगे अब। और मुझे ऐसे लग रहा है कि शहबाज शरीफ साहब का एजेंडा इस वक्त जो है वो काफी मुश्किलात का सामना है उसको, जो उनका बयानी है। आ, आगे जाके क्या होता है मैं नहीं कह सकता। बहुत से फैसले होने हैं जो ना इमरान खान ने करने हैं, ना नवाज शरीफ ने करने हैं, वो फैसले कहीं और होने हैं। उससे पता चलेगा आगे क्या होता है और क्या नहीं होता। तो अभी भी वक्त है, ऐसी बात नहीं है। मगर आपके सवाल का जवाब ये कि नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे और आके खड़े होंगे और ऑपोजिशन करेंगे। खा वो जेल से करें या लॉन्ग मार्च से करें, जैसे भी करें, जेल से ही करनी पड़ेगी। मगर कम से कम वो फिर नून लीग की यूनिटी जो है वो नजर आनी शुरू हो जाएगी आप। जी, आपने जो मेरा दो एक बातें। मेरा एक ज़िमनी सवाल है इस पर रज़ा। जी, 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 करिए। मेरा ज़िमनी सवाल ये है कि फ़र्ज़ करें अगले साल इलेक्शन होते हैं और अगले साल नवाज़ शरीफ वापस आना चाहते हैं। तो नवाज़ शरीफ ये नहीं देखेंगे कि जब भी इलेक्शन होते हैं, अगले साल या उससे अगले साल, दोनों सूरतों में इलेक्शन कौन करा रहा है, किस माहौल में करा रहा है और इंतज़ामात क्या हैं, वो उनके आने या ना आने के फैसले पर असरअंदाज होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। उसकी वजह ये है कि ये तो डिपेंड करता है ना कितनी रेजिस्टेंस आप क्रिएट कर लेते हैं, कितनी यूनिटी आप बना लेते हैं। पीडीएम एक फोर्स बनती है कि नहीं बनती। मौलाना और नवाज शरीफ खड़े हो जाएं तो बिल्कुल बन जाएगी, पीपल्स पार्टी आए या ना आए। सूरत हाल ये है कि मियाँ साहब है नहीं। पीपल्स नून लीग के अंदर कंफ्यूजन है, कुछ लोग कहते हैं बननी है, कुछ लोग कहते हैं नहीं बननी। तो जब मियाँ साहब आ जाएंगे तो उसका तो इशारा यही होगा कि अब हमने बिल्कुल जैसे ना किसी की बात नहीं सुननी, हमने जो करना है कर लें और हम लड़ेंगे। और मौलाना हमेशा साथ खड़े रहेंगे, मौलाना नहीं हिलेंगे, उनके साथ भी हाथ हो गया। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि मियाँ साहब का आना बड़ा जरूरी है, उसके साथ बहुत बड़ा फर्क पड़ जाएगा। एक जबरदस्त किस्म का सिग्नल जाएगा नून लीग के वोटर को कि हम खड़े हैं और हम लड़ेंगे, और हम ये रिग नहीं होने देंगे। जी, क्योंकि इख्तलाफात का जिनका आपने बयानियों का ज़िक्र किया और ये मुख्तलिफ कैंप्स जो हैं और इलेक्टेबल्स के अंदर जो बेचैनी है, सैयदी साहब, ये भी एक हकीकत है कि जो पंजाब में इसका तज़किरा पहले भी हो चुका है, बार-बार अभी दोबारा हमने देखा कि अब वो अब ये इस तरह के फीलर्स दिए जाते हैं। कल राना मशहूद ने कहा हुआ था कि जी, हम चाहें तो 24 घंटे में गवर्नमेंट गिरा सकते हैं। सनाउल्लाह साहब ने पहले यही बात की, पंजाब की गवर्नमेंट हम गिरा सकते हैं। बार-बार ये ज़िक्र होता है, करते तो है नहीं कुछ। तो ये वो शायद अपने इलेक्टेबल्स को साथ रखने का भी एक तरीका होता है और मियाँ साहब की वापसी या कम से कम ये खबर गर्म करना जो है या ये क्योंकि ज़ाहिर बात है वो लीक तो ऐसी होती है ना किसी क्वार्टर से होती है। आप ये समझते हैं कि उससे ये उनकी तरफ से एक फीलर भी है पार्टी के इत्तेहाद को बरकरार रखने के लिए? बिल्कुल जी, कोशिश तो होगी ना पीटीआई की भी और एस्टेब्लिशमेंट की कि नून लीग को कमजोर किया जाए और नून लीग के लोग तोड़े जाएं। अच्छे लोग जो हैं, विनर्स हैं, उनको पीटीआई में लाया जाए। ये तो बिल्कुल दूसरी तरफ से होगा। मगर अगर मियाँ साहब आ जाते हैं तो ये फिर इतनी उस पैमाने पे नहीं होगा। फिर लोग यही समझेंगे कि मियाँ साहब आए हैं। फिर वो देखना ये होगा कि जी क्या हवा क्या चल रही है। और ये हवा आज नहीं हम कह सकते, बहुत कुछ हो सकता है फ्रॉम नाउ अनटिल देन। मईशत का हालात हालात बड़े खराब हैं, और भी बैरूनी मुल्कों से प्रॉब्लम्स हैं हमारे। पता नहीं क्या क्या होने जा रहा है आगे। अभी तो वो डिस्कस करते हैं, अब इस मौजू को छोड़ के जाते हैं आगे। जी, बस आगे अगर हम जाते हैं, मैं आखिरी बात आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आपके नज़दीक जो है क्या एस्टेब्लिशमेंट और मियाँ नवाज़ शरीफ के दरमियान कोई समझौता हो सकता है? शहबाज साहब के साथ तो बातचीत उनकी है, लेकिन क्या नवाज़ शरीफ के साथ किन टर्म्स के ऊपर समझौता हो सकता है? ये ज़रूरी है क्योंकि वो ये भी डिसाइड करेगा या डिटरमिन करेगा कि वो आते हैं, जल्दी आते हैं या बाद में आते हैं। नहीं, देखिए मियाँ साहब ने तो एस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई समझौता नहीं करना, फुल स्टॉप।
और इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त बेसिकली दो लोगों की है, उनमें से एक तो रहेंगे अगले साल और एक रह जाएंगे, एक चले जाएंगे, ऐसे ही होगा। या एक मतलब एक हावी हो जाएंगे, दूसरे नहीं होंगे। तो डिपेंड तो ये करता है वो क्या चाहते हैं। और फिर आप लोग भूल जाते हैं यार, मैं देखता हूँ ये सारी डिस्कशन आवाम को सारी भूल जाते हैं। ऐसे लगता है कि आवाम तो जिथे ले जाओ मर्जी, एक ठाप लाओ उसे लगी जाएगी। देखिए ऐसी बात नहीं है। आवाम बड़ी बहुत बाशूर हो चुकी है। और जो मईशत का हाल है और जो इमरान खान की तनकीद हो रही है बाहर, जितना मर्जी जोर लगा लें, अगर ये बड़े पैमाने पे इलेक्शन रिगिंग नहीं करते तो ये किसी सूरत में इलेक्शन नहीं जीत सकते। और नवाज शरीफ साहब हों या ना हो, यहाँ नून लीग ही जीतेगी पंजाब के अंदर। मगर बात यह है कि अगर आ जाएंगे तो और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगी, यकजहती हो जाएगी। मैं ये आपको बताऊं कि ये जो सारा कुछ हो रहा है, जो नादरा के अंदर और ये ईवीएम्स और ये सारे एक्सपैट्रिएट्स को वोट दिलवाना, दिस इज ऑल अ प्रेपरेशन फॉर रिगिंग। और बिल्कुल ये पूरा प्लान बनेगा। और आपने देखा वो एक प्रेजेंटेशन अभी हुई थी कि इतनी बड़े पैमाने पे रिगिंग करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास आरटी सिस्टम भी है और ये वही साहब चला रहे हैं जो कि उस वक्त चला रहे थे मलिक साहब, और अब ये जो ईवीएम्स हैं ये भी जो प्लग इन हो जाएंगी, तो वो कहते हैं कि 0.7% रिगिंग के साथ ईवीएम्स के जरिए एक इलेक्शन जो है 40 सीटें इधर की उधर हो जाती। 0.7% रिगिंग ऑफ पोलिंग स्टेशन, 1% से भी कम पोलिंग स्टेशन के अंदर छोटी मोटी ईवीएम्स के जरिए आप गड़बड़ कर दें तो आपको 40 सीटें मिल जाती हैं। तो ये सिचुएशन है, इसमें ज्यादा मुश्किल नहीं होगा इलेक्शन को रिग करना। इसलिए ईवीएम्स को रिजेक्ट करना ये बहुत जरूरी है। और अगर ये हुआ तो फिर ये देखना पड़ेगा कि ये इलेक्शन लड़ते भी हैं या नहीं लड़ते। और अगर लड़ते हैं ऑन इमरान खान टर्म्स कि जी ईवीएम्स भी होंगी और वो पहले से उनमें प्रोग्रामिंग भी ऐसे की होगी एटसेट्रा एटसेट्रा, तो फिर ये देखना ये है कि किस पैमाने पे मीडिया इनका साथ देता है टू एक्सपोज द इलेक्टोरल रिगिंग, ताकि अगर इलेक्शन हो भी जाती है तो उसके बाद एक क्राइसिस आ जाए। पहली बात। दूसरी बात ये कि इनको अपने पोलिंग अफसर वगैरह जो है इनको अभी से ट्रेनिंग देने की जरूरत है ऑफ अक्यूट कॉन्शियसनेस के क्या क्या हो सकता है और कैसे उसको रोकना है। और अगर जहां लड़ाई करनी पड़े वहां लड़ाई भी करनी पड़ेगी। जी, सेठी साहब, ये तो अब आपने ये सारी बातें करके ना, तो मैं तो मूव करना चाहता हूँ कि हम अफ़गानिस्तान पे जाएँ, लेकिन 1-2 सवालात निकल आए हैं यहाँ से। ओए एक तो होए आप मुझे ये बताइए, बहुत से लोगों का कहना है कि ये ईवीएम का मंसूबा हो या अगले इलेक्शन की मैनेजमेंट या जो भी मैनेजमेंट, मैं उसका सॉफ्ट वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ, फिक्सिंग हो, तो ये पीटीआई की इनिशिएटिव है। इसके पीछे शायद एस्टेब्लिशमेंट उस तरह से इन्वॉल्व नहीं है। एक तो ये व्यू है। आप इससे इत्तेफ़ाक करते हैं इस व्यू से? रजा आपकी क्या व्यू है? मेरा मेरा व्यू मिला-जुला है। मेरे ख्याल से कि एस्टेब्लिशमेंट कह रही है करो नहीं, करो। आपने अमेरिका नया दौर भी चलाना है, आपने नया अमेरिका दौर में भी चलाना है। अमेरिका में कहते हैं गाचियो। गॉट यू। अच्छा। बात ये है जी कि इमरान खान को एस्टेब्लिशमेंट लेके आई है और जिस दिन चाहेगी इसको उतार देगी, अगर चाहेगी अगली इलेक्शन भी करके इनके हवाले कर देगी। फुल ठीक, स्टॉप। ठीक, ठीक। ये तो बड़ा आपने क्लियर जवाब दे दिया। और ये जो आपने ज़िक्र किया कि अगले साल जो अगर इलेक्शन होते हैं, तो एस्टेब्लिशमेंट में आपने जो आला जो लीडर्स हैं मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के, उन वो आपने कहा कि एक का कम असर हो जाएगा, एक का ज़्यादा हो जाएगा। ये भी इम्पैक्ट करेगा सारी चीज़ को, इस पूरी सियासी प्रोसेस को? इस बिल्कुल करेगा। और अब आगे इधर मत बढ़े, आप रुक जाए। ठीक है, मैं रुक गया। जी, लेकिन आपने कहा कि वो करेगा बिल्कुल, बस दैट्स, मैं वो समझ गया। हमारे देखने वाले, आपको पता है ना, आजकल आपने खुद कहा है, बड़े बाशऊर है ऑडियंस, वो पिक कर लेती है फौरन। अगर आपने जो कहा है तो उसको बिल्कुल होगा। तो चलते हैं अफ़गानिस्तान की तरफ, जहाँ पे बड़ी ट्रेजिक किस्म का यूएस का जो इन्खला है, वहाँ से निकलने का पूरा वो एक इंतहाई जिसे कहते हैं कि नाज़ुक मोड़ पर आकर पूरी मामलात खड़े हो गए हैं। कि एक तो कल वहाँ पे यूएस जो हैं सोल्जर्स, उनकी हलाकत जैसे हुई, और बेचारे मासूम अफ़गान सिविलियंस जिनकी के जो कि पहले इतना सफ़र कर रहे हैं 35-40 साल से, वो उनकी मुसीबतें कम ही नहीं हो रही। अभी पहले ये ख़्याल था कि जी यूएस ऑक्यूपेशन ख़त्म हो जाएगी और जो उसके बाद मामला ठीक हो जाएँगे, अब तालिबान आ गए हैं, वो स्टेबिलिटी ले आएँगे। अब वहाँ पे दाइश का एक नया जो है वो अंसर निकल आया। अब वो दाइश वाले जो हैं, वो कहते हैं कि जी तालिबान मॉडरेट हैं।
तो ये भी एक अजीबो-गरीब सूरत-ए-हाल बन रही है। आप ये बताइए कि जो बाइडेन की कल तकरीर आपने देखी होगी, उसके रिमार्क्स बड़े स्ट्रॉन्ग थे कि वी विल नेवर फॉरगिव, वी विल नेवर फॉरगेट और रेट्रिब्यूशन होगा। अमेरिका क्या कर सकता है इस सूरत-ए-हाल में? आई मीन क्या लेवरेज रह गई है अमेरिका के पास? ट्रूप्स निकल गए हैं, मज़ीद उलझना नहीं चाहेगा, तो क्या ऑप्शंस होंगी जो बाइडेन के पास? देखिए, जो बाइडेन के पास ऑप्शंस तो हैं, क्या आसान है या मुश्किल है, दैट्स अ सेपरेट इशू। लेट मी स्पेल आउट द ऑप्शंस। जी। देखिए, ये जो सीआईए वाले साहब आए थे मिलने मुल्ला बरादर को, ये कोई चाय पानी पीने तो नहीं आए थे, केक खाने तो नहीं आए थे। ये एक बड़ा जबरदस्त पैगाम लेके आए थे, मैं आपको बता रहा हूँ। वो ये था कि सीआईए की इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स ये हैं कि आईएस और दाइश गड़बड़ करेंगे, टेररिज्म फैलाएंगे, और ये तैयारी हुई हुई है और करेंगे, और गालबन शुरू में एयरपोर्ट को अटैक करेंगे। ये स्पेसिफिक इंटेल रिपोर्ट लेके आए थे वो, ठीक। और वहां डिस्कशन ये हुई कि करना क्या है। इन्होंने कहा कि आप हमें रहने दें यहाँ थोड़ी देर के लिए, और हम इस टेररिस्ट थ्रेट को भी निपट लेंगे और सेफ्टी के साथ अपने लोग भी ले जाएंगे। आप इंसिस्ट ना करें, इससे बड़ा नुकसान हो जाएगा अगर कोई गड़बड़ हो गई तो। उन्होंने कहा आगे से हमारी मजबूरी है, हम आपको अब ये और रहने नहीं देंगे यहाँ। नहीं, हमारे रैंक एंड फाइल के अंदर भी बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं कि वी हैव बिकम सॉफ्ट ऑन अमेरिका। हमने तो ये कहा था कि आपने जाना ही जाना है, हमारी विक्ट्री इसी में है कि आप फॉरेन सॉइल ये छोड़ के फॉरेन फोर्सेस चले जाएं। हमें कैसे हम अपने लोगों को समझाएंगे कि नहीं, अभी आप रह जाएं। डोंट फॉरगेट, आईएस, टीटीपी, अफगान तालिबान, वो जो स्टॉक है ना, जेनेटिक स्टॉक जो है वो एक ही है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। जेनेटिक स्टॉक एक ही है, आइडियोलॉजी एक ही है। फर्क ये है कि अफगान तालिबान 2.0 बन चुके हैं, आईएस खुरासान 1.0 ही चल रही है बेटा, और टीटीपी जो है वो 1.5 पे पहुंचे हुए हैं। 1.5 से मतलब मेरा ये है कि वो अब पाकिस्तान की तरफ से तवज्जो है, मगर वो अब टीटीपी जो है वो आईएस की तरफ भी टिल्ट कर रही है। दैट्स राइट। और वो इसलिए कर रही है ताकि मेक श्योर कि तालिबान उनको ना, उनके ऊपर कोई क्रैकडाउन ना करें। वो एक धमकी है तालिबान को कि अगर आपने पाकिस्तान की बात सुन के हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो हम अलकायदा और आईएस के साथ मिल जाएंगे। और जैसे मैंने कहा, जेनेटिक स्टॉक एक ही है, पॉलिटिकल स्टॉक, आइडियोलॉजिकल स्टॉक एक ही है। फर्क क्या है कि तालिबान ओरिजिनली सबसे ज्यादा हार्ड लाइनर्स तालिबान थे, कंजर्वेटिव, रेवोल्यूशनरी, ब्रूटल। अब वो जो है वो टीटीपी और आईएस और जो बाहर से लोग आए हुए हैं वो इनसे ज्यादा हार्डलाइनर हो गए। इन्होंने तो 2 साल नेगोशिएशंस किए हैं, उसके साथ ये सॉफ्टन अप हो गए हैं। इनको रियलिज्म समझ आ गई है कि रियासत जो है वो फर्क है, एक हुकूमत को चलाना, एक रियासत को चलाना इज डिफरेंट फ्रॉम अंडरमाइनिंग अ रियासत। उसके खिलाफ इनकलाब करना एक मुश्किल बात है, इनकलाब के बाद चलाना बहुत मुश्किल काम है। तो वो अब उनको अब वो आ गए हैं काबुल के अंदर। अब अगर अमेरिका नहीं जाते यहाँ से तो मसले बन जाएंगे उनके लिए, उनके अपने लोग जो हैं वो बगावत कर जाएंगे, कुछ छोड़ के ना चले जाएं। वो कहें लो जी इन्होंने तो छोड़ दिया सारा कुछ, ये तो अमेरिका के पिट्ठू बन गए हैं, पैसे खा लिए इन्होंने। उनको क्या है, वो तो एक रोटी के ऊपर जिंदा थे। उन्हें ये शहरों के साथ जो जो पैसे चाहिए शहर चलाने के लिए और यूनिवर्सिटी चलाने के लिए और तालीम के इदारे चलाने के लिए और सड़कें बनाने के लिए, तालिबान को क्या है इससे? 20 साल उन्होंने इसके बगैर जिंदगी गुजारी है, पहाड़ों में रहते हैं, एक रोटी खा ली और अल्लाह का खैर सुना। वो तो एक आइडियोलॉजी के साथ आए। आज आइडियोलॉजी नंबर 1 नहीं है, आज इकोनॉमिक सिचुएशन, रियासत को स्ट्रेंथन करना, रियासत को बनाना, फॉरेन ऑक्यूपेशन को निकालना, वो इश्यूज है। तो ये प्रॉब्लम बन चुकी है तालिबान के लिए, अफगान तालिबान के लिए। और उनके जो दुश्मन है अब वो अमेरिकन नहीं रहे, वो तो चले गए हैं, ये जा रहे हैं। उनके जो अंदरूनी दुश्मन है वो अब बाहर निकलेंगे और वो इनके ऊपर अब प्रेशर डालेंगे। और वो यही चाहेंगे कि तालिबान को अब अंडरमाइन करके या तालिबान को इनकलाबी वापस बनाया जाए, जो कि पहले थे, जिसकी वजह से सारी इंटरवेंशंस हुई और ये सब कुछ हुआ। या ये है कि फिर एक अफगानिस्तान को अभी भी हमने बेस एरिया बनाना है और हम तालिबान के साथ लड़ेंगे अगर हमें जरूरत पड़ गई। तो बात ये है कि ये अब नई सिचुएशन वहां डेवलप होने जा रही है रजा। और अमेरिका, सीआईए यही कहने आया था कि हम तो जा रहे हैं मगर आप देख लीजिएगा, यहाँ वो जो बैठे हुए हैं वो आपके लिए भी प्रॉब्लम है और हमारे लिए भी प्रॉब्लम है। आपने हमें वादा किया है कि आप उनको कंट्रोल कर लेंगे, आप उनको कुछ करने नहीं देंगे। आप देखिएगा, वो आपको अब अंडरमाइन करेंगे और आप और हमारे दरमियान टेंशन क्रिएट करेंगे। तो फिर जो है वो फिर मामले जो है खराब होने शुरू हो जाएंगे और वो आप और पाकिस्तान के दरमियान भी गड़बड़ करेंगे और वो नेबर्स के साथ भी गड़बड़ करेंगी।
आपका ये ख्याल है कि अमन की बातें होंगी, नहीं होगा इससे, वो आपके लोग जो हैं वो भाग जाएंगे उनकी तरफ। तो इसलिए बड़ा जरूरी है कि इनको अब खत्म किया जाए। मगर तालिबान का ये फैसला है कि हमने खत्म नहीं करना। वो तो पिछली दफा भी मैंने इशारा कर दिया था कि खलीलुर रहमान हकानी साहब ने जो इंटरव्यू दी है एजाज सैयद को, उससे उन्होंने बड़े वाज़ेह तौर पे ये कह दिया है। और ये बाय द वे ये वो हकानी नेटवर्क है जिसके तल्लुकात हैं अलकायदा के साथ और आईएस के साथ, इनके बहुत से नेटवर्क लिंक्स हैं। उन्होंने ये कहा कि तालिबान विल नॉट टेक एक्शन अगेंस्ट एनी ऑफ द ग्रुप्स। हाँ, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को चाहिए टीटीपी के साथ बैठ के मुज़ाकरात करें, और चाइना को चाहिए अपने मुल्क के अंदर उइगर्स के साथ जो जुल्म कर रहे हैं उनको ठीक करे। ऐसे इस जुबान में नहीं कहा, इशारा इधर ही है। तो अगर ये बात है तो फिर तो मसले बनने वाले हैं ना। अभी तो तालिबान के अब मसले बनने वाले हैं, और वो तालिबान को प्रॉब्लम आएगी पाकिस्तान के साथ भी, रशिया के साथ भी, अमेरिका के साथ भी, चाइना के साथ भी एक तरफ, और दूसरी तरफ इंटरनल प्रेशर आएगा। और जितना ज्यादा इंटरनल प्रेशर आएगा उतना एक्सटर्नल प्रेशर के साथ और प्रॉब्लम्स बनेंगे। तो अब तालिबान ड्राइविंग सीट में है, बहुत खतरनाक हालात बनने जा रहे हैं। हालात बन रहे हैं। मैं एक क्विक चीज आपकी याद दिलाने के लिए और नाज़रीन के लिए भी, कि आपको याद होगा कि टीटीपी के एक तर्जुमान थे शाहिदुल्लाह शाहिद। वो सबसे पहले जाके उन्होंने आईसिस खुरासान को ज्वाइन किया था, और जब उनसे पूछा गया कि आपने क्यों मुल्ला उमर को छोड़कर आईसिस को क्यों ज्वाइन किया, उन्होंने कहा जी मुल्ला उमर तो एक रीजनल लीडर है, बगदादी तो ग्लोबल हमारे साथ सरबराह हैं। तो टीटीपी जो है वो उसके कुछ हिस्से तो आईसिस के साथ पहले थे। अब जाहिर बात है, ऐसी बात जब करते हैं तो लोग नाराज होते हैं, वो कहते हैं जी आप पता नहीं क्या कंस्पिरेसी, लेकिन ये फैक्ट्स ऑन ऑन द रिकॉर्ड हैं सारे। रजा, मैं एक आपको बता दूं, लेट्स अंडरस्टैंड द सिचुएशन इन अफगानिस्तान। तालिबान गनी गवर्नमेंट ने और अमेरिकनों ने आईएस के एक लीडर उमर खुरासानी को भी जेल में डाला हुआ था, पता है आपको? जी बिल्कुल। और जो पहली चीज तालिबान ने की, जब अमेरिकन एयरबेस जो है वहां से प्रिजनर्स रिलीज, इन साहब को निकाल के ले गए और उसको शॉट हिम डेड। ये रिपोर्ट हो गया है कि उन्होंने, और फिर आईएस वालों को और बनाना पड़ा एक नया लीडर। तो बात यह है कि अब तालिबान और आईएस में तो बिल्कुल दुश्मनी है। तालिबान तो चाहेंगे कि इसको एलिमिनेट करें। अब जो सवाल आएगा कि क्या तालिबान अपनी फोर्स के साथ इनको खत्म कर सकते हैं, करना चाहेंगे, कर सकते हैं या नहीं? अगर करना चाहेंगे मगर कर नहीं सकते तो फिर किसकी मदद मांगेंगे, ये सवाल आएगा। अमेरिका की मदद नहीं मांग सकते, बिल्कुल रूस की मदद नहीं मांग सकते, हथियारों की कमी नहीं है, अमेरिका हथियार दे सकता है, इंटेलिजेंस दे सकता है, मगर ऑन द ग्राउंड कौन उनकी हेल्प कर सकता है अगेंस्ट आईएस एंड अगेंस्ट दाइश? वो ये कहेंगे अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, आप हमारे दोस्त हैं, आप हमारे बैकयार्ड हैं, हमारी हेल्प करें। और आपके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम आने वाला है कि आप अगर उनकी हेल्प करते हैं विद बूट्स ऑन ग्राउंड तो आप फंस जाएंगे अफगानिस्तान के अंदर। आगे ही वहां पश्तून के एलिमेंट्स इतने हैं जो कि आपको पसंद नहीं करते, और अगर आप ना करेंगे और तालिबान जो है वो ऐसे लगेगा कि ये आप गिरने वाले हैं, और अगर गिरने वाले हैं तो दे विल फॉल नॉट टू अब्दुल्ला बट दे विल फॉल टू आईएस एंड तालिबान एंड टीटीपी एंड अलकायदा एंड आईएस। तो बात ये है कि फिर तालिबान क्या होंगे? ये तो 1 लाख इनकी फौज है सारी, और अगर उनमें से आधी इधर उधर हो गई, चली गई हार्डलाइनर्स के पास, तो तालिबान तो रातों रात ये एक इनकलाब आएगा वहां नीचे से। जैसे तालिबान ने काबुल को टेक ओवर कर लिया, नीचे से एक और इनकलाब आएगा। आपने इराक में देखा क्या क्या नहीं हुआ वहां, जो इंजीनियरिंग हुई है फौज के साथ और ये सारे ग्रुप्स के साथ, तो आप देखें यहां भी ये हो सकता है। और अगर ऐसे हुआ तो फिर अमेरिका, आपका ख्याल है, चुप करके बैठेगा? अभी जो मेरी इत्ला है उसके मुताबिक इस वक्त अमेरिका के अंदर डिस्कशंस हो रही हैं इसी किस्म के सिनारियो की कि आगे अब क्या करना है। ये तो गड़बड़ होने जा रही है आगे। और अगर ऐसी बात है तो फिर ये जो बम फटे ना, उससे प्रूफ मिल गया उनको कि ये जो बाकी लोग बैठे हुए हैं ये गड़बड़ करेंगे। तो इस वक्त अमेरिका सोच रहा है अगर पाकिस्तान ने बेस नहीं देना तो हम सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स इनमें कोई बेसिस की अब करें ताकि हम इंटेलिजेंस गैदरिंग तो कर सकें। और ये ऐन मुमकिन है कि किसी न किसी स्टेज के ऊपर आप एक नया चीज तो आपके सामने आ जाए कि अगर ये ग्रुप्स जो हैं इन्होंने कोई और हमला कर दिया जिसके साथ अमेरिका का नुकसान हुआ, तो ये यकीनी तौर पे अमेरिका इज गोइंग टू रेन ड्रोन्स।
ये ड्रोन आएंगी अफगानिस्तान के ऊपर, मिसाइल्स आएंगी अफगानिस्तान के ऊपर। ये जैसे 1998 में आई थी टू लोकेट ओसामा बिन लादेन, ये फिर आएंगी। और उनमें से कुछ जो हैं वो शायद पाकिस्तान एयर स्पेस से के ऊपर से गुजरे। फिर पाकिस्तान क्या करेगा? फिर एक तरफ अफगानिस्तान, एक तरफ पाकिस्तान, एक तरफ अमेरिका, एक तरफ फार मोर रेडिकल टेररिस्ट ग्रुप्स इन अफगानिस्तान। तो जो मेरा जो मुझे जो फिक्र है कि ये आज हम लोगों में से वो लोग जो बड़े खुश हैं कि जी अमेरिका को शिकस्त हो गई, तालिबान आ गए, वाह जी वाह, बड़े मॉडरेट लोग हैं, ठीक हो जाएगा सारा कुछ। अगर तो वही हों तो फिर तो ठीक हो ही जाए शायद, मगर और बहुत से प्लेयर्स हैं यहाँ जो कि बहुत गंद डाल सकते हैं, जिसकी वजह से बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हो सकती है और पाकिस्तान के लिए खसूसन प्रॉब्लमैटिक। तो आपने तो जो हमारा जो था तीसरा टॉपिक, वो आपने काफी हद तक कवर ही कर दिया। खाना जंगी के जो खदशात हैं, जो आपने कहा कि नीचे से एक और इनकलाब फ्रॉम द बिलो, नीचे से एक और भी आ सकता है, उसका इम्कान है अगर इसको ना फाइट किया। लेकिन सेठी साहब, इसमें इसमें एक और एंगल भी है, वो बड़ा अहम ये है कि रूस को भी, आपको पता है कि उसको भी दाइश से बहुत खतरा है। सबसे बड़ी थ्रेट जो है रूस को और वस्ती एशिया के अंदर जो जो उनका थ्रेट परसेप्शन है, वो ये कहते हैं जी आईसिस जो है वो आके अपने कदम जमाएगा। इसी तरह चीन जो है उसको भी जो ETIM जी ETIM जो है, जिसके के डांडे अलकायदा और आईसिस से भी मिलते हैं, उनको भी ये खतरा है। पाकिस्तान को भी ये यकीनी तौर पे लाक है, क्योंकि वो भी चाहते हैं स्टेबिलिटी रहे। तो फिर ये एक रीजनल, आपके ख्याल से क्या एक कोलैबोरेशन बनेगी कि अब सब मिलके, पहले सबने तालिबान और अल कायदा का मुकाबला किया, अब अगले 10 साल जो है वो दाइश का मुकाबला होगा? ये मैं आपको बता दूं रजा कि एज वी स्पीक एक प्रपोजल तैयार हो रही है वॉशिंगटन के अंदर, एग्जैक्टली ऑन दीज लाइंस, कि रशिया, चाइना और पाकिस्तान के साथ मिलके एक रीजनल काउंटर टेररिज्म यूनिट बनाया जाए, जो कि बेस होगा इन वन ऑफ द सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स, जिसके अंदर चारों ये बैठेंगे। डोंट फॉरगेट दिस इज द एक्सटेंडेड ट्रॉयका, जो कि कोशिश इसकी हमेशा ये रही थी कि यहाँ एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट बने। उसका बेसिक मकसद ये होगा, अब ये बड़ी देखे ना आयरनी ऑफ हिस्ट्री, उसका ये बेसिक मकसद ये होगा कि मॉडरेट तालिबान जो है वो दे हैव टू बी प्रेफर्ड, उनको प्रॉप अप किया जाए, उनको एड दी जाए, उनकी इकोनॉमी को चलाया जाए, उनको रीजनेबल बनाया जाए, और जो नीचे जो एक्सट्रीमिस्ट हैं उनको मिलके खत्म किया जाए। और उसके लिए ऑलरेडी ये डिस्कशन शुरू हो रही हैं कि किस किस्म का ये ग्रुप होना चाहिए, किस किस्म की डिस्कशंस होनी चाहिए, किस किस्म की इंटेलिजेंस शेयरिंग होनी चाहिए, और किस किस्म के इस इशू के ऊपर, काउंटर टेररिज्म के ऊपर। अब काउंटर टेररिज्म इज नॉट अगेंस्ट तालिबान, काउंटर टेररिज्म इज अगेंस्ट ISK और TTP एंड अल-कायदा। अलकायदा। फिर देख ले सैदी क्या साहब, हालांकि मुझे नहीं पता कि वॉशिंगटन में क्या हो रहा है, लेकिन फिर बात मैंने भी घड़ी ली निकाल के आपकी बातों से है। आपको पता ही हो कुछ। अच्छा जी, जी सोलंकी साहब। देखिए, जो सेठी साहब बात कर रहे हैं, जो खतरात अफगानिस्तान के अंदर बढ़ रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर भी खतरात हैं, उसका भी जिक्र करेंगे। लेकिन ये खतरात इस वजह से और बढ़ेंगे, अभी तो वहां पर हुकूमत की तश्कील ही नहीं हुई है काबुल में। और अगर ये पुराने वारलॉर्ड्स को और दूसरे कौमियतों को और इन लोगों को लाएंगे जिनके साथ तालिबान माजी में लड़ते रहे हैं, तो इसको खुद दाइश एक्सप्लॉइट करेगी, अलकायदा भी एक्सप्लॉइट करेगी। तो माल मसाला काफी है मौजूद वहां पे, जो गड़बड़ है उसके लिए। दूसरी जो बात है वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर कोई सियासी इस्तेहकाम तो नहीं आया पिछले 3 साल में, न कोई मुआशी इस्तेहकाम आया है। और टीटीपी जो है वो रीऑर्गेनाइज हो रही है, और पिछले 1-2 सालों से उनके जो अटैक्स की जो शक्ल है वो ये है कि पहले जिस तरीके से सिविलियन आबादी को टारगेट करते थे, उसकी बजाय वो अब पिन पॉइंट करके रियासत के इदारों और अफराद को वो टारगेट कर रहे हैं, और अपनी जो है वो एक तरह से हमदर्दी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अफगान तालिबान 2.0 जो होगा वो होगा, लेकिन पाकिस्तान के अंदर एक टीटीपी 2.0 जो है वो आ गया है। क्या हमारे लोगों को उसका एहसास है कि ये किस तरीके से पश्तूनों में, बलोचों में और दूसरी
शहरी आबादी के अंदर जो है वो अपने स्लीपर सेल बना रहे हैं और अपनी सरगर्मियां कर रहे हैं। सही कह रहे हैं। बात यह है कि ये सिर्फ टीटीपी हमारे सिक्योरिटी एजेंसीज को नहीं टारगेट करेगी, ये चाइनीज इंटरेस्ट को भी अटैक करेगी। वो तो और भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि पर बहुत से रीजन है, आप जानते हैं। अब बात यह है कि हमें यहाँ कहा जा रहा है कि हम एक नई सिक्योरिटी फोर्स बना रहे हैं टू प्रोटेक्ट चाइनीज इंटरेस्ट। क्या इनको अब ये याद आया? चाइना का सिपेक को चले हुए तो 5 साल हो गए। इनको ये पता नहीं था कि ये बिल्कुल होगा और ये टारगेट किया जाएगा, और खसूसन उस स्टेज पे कि जब अब अमेरिका भी का भी इंटरेस्ट है कि चाइना को टारगेट किया जाए किसी से किसी तरीके के साथ। तो ये सिचुएशन बहुत कॉम्प्लेक्स होने जा रही है यहाँ। आ, और बाइडेन ने ये जो कहा है कि हम इंतकाम लेंगे, कैसे इंतकाम लेंगे? वो उनके पास तो एक ही तरीका है इंतकाम लेने का, उनके पास दो तरीके तो है नहीं। वो तो बमबारी करते हैं और सैंक्शंस लगा देते हैं, आपको भूख से मार देते हैं या बम से मार देते हैं, उनके पास तो और है कुछ नहीं। तो अब बात यह है कि अगर ऐसी सूरत हाल हुई तो फिर सारा अफगानिस्तान ही टीटीपी बन जाएगा, अलकायदा बन जाएगा, और फिर तो और भी बहुत से मसले होंगे सारे रीजन्स के लिए। तो मैं ये समझता हूँ कि आगे बहुत मुश्किल हालात आने वाले हैं। अगर तो तालिबान जो सारे जो मुख्तलिफ इंटरेस्ट हैं, ग्रुप्स हैं, उनको इंक्लूसिव किस्म की हुकूमत बनाते हैं और उनके साथ मिलके इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ कुछ तावन करते हैं, तो मतलब है मॉडर्न स्टेट बनाना चाहते हैं, तो फिर तो क्रैकडाउन करना पड़ेगा ऑन ऑल द टेररिस्ट एलिमेंट्स जो हैं यहाँ, और उनका साथ छोड़ना पड़ेगा और बड़े फैसले करने पड़ेंगे। और अगर नहीं तो ये तालिबान की हुकूमत भी नहीं रहेगी और खून खराबा और भी होगा, और फॉरेन इंटरवेंशंस ओपन या डिस्क्रीट या कोवर्ट ये बिल्कुल होंगी, और उसका जो सबसे ज्यादा जो फॉल आउट है या ब्लो बैक है वो सारा पाकिस्तान में आएगा। बिल्कुल सेठी साहब, मैं यही इसी पॉइंट पे आना चाह रहा था कि ये जो ब्लो बैक है और जो हमारे मुल्क में दाखिली सूरत हाल है, अब ये आप जो कह रहे हैं कि मुश्किल फैसले करने होंगे, ये तो कब से मैं समझता हूँ पिछले 10 15 20 साल से हम यही बात जो है बार बार याद भी कर रहे थे। कुछ किए भी जनरल राहील शरीफ के जमाने में, उन्होंने एक फैसले लिए, एक नेशनल एक्शन प्लान बना, उसके बाद फिर वो उसको रिवर्सल मिल गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान में तो ऑलरेडी तालिबानाइजेशन की फजा बना दी गई है। आपने खुद अपने पहले वाले कमेंट में कहा कि लोगों ने खुशी मनाई। अब देखें ना, रिटायर्ड जनरल जो है वो ट्वीट कर रहे हैं कि फ्री वर्ल्ड का खात्मा हो गया है, तालिबान की विक्ट्री से ये हो गया। आम लोग वो समझ रहे हैं कि जी बड़ी मॉडरेट अच्छी फोर्स है और ये कि उनका निज़ाम बड़ा अच्छा है और उनको वेलकम किया जा रहा है, कॉलम लिखे जा रहे हैं, टीवी स्क्रीन अगर आप देखें तो हर डिस्कशन जो है वो कंप्लीटली टिल्टेड है इन फेवर ऑफ तालिबान। कोई आपको जो है डिसेंटिंग या क्रिटिकल तनकीदी आवाज नहीं दिखाई देगी। अब सवाल ये कि मुल्क में आपने पब्लिक ओपिनियन को तो ये तैयार कर दिया है, तो फिर जब ये और ये सारा हमने आपने खुद कहा पहले, और ये बात बड़ी अब वाज़ेह है, सारी जो तहकीक है वो शो करती है कि दरअसल एक ही फैमिली होती है, जेनेटिक इनका एक ही होता है, कोई ऊपर कोई नीचे, कोई आगे कोई लेफ्ट कोई राइट। तो बात ये कि हम अपने मुल्क के साथ क्या कर रहे हैं। असल बात तो इस वक्त ये है कि क्या पाकिस्तानीज जो हैं वो इस पॉलिटिकल क्राइसिस जो एक वैक्यूम भी है हमारे मुल्क के अंदर, वो पाकिस्तानीज जो हैं वो कहाँ पे खड़े होंगे, और जब यहाँ पे टीटीपी मजीद अपने कदम जमाएगी खुदा ना खास्ता, या आके रीग्रुप करती है, तो फिर हमारा क्या रिस्पॉन्स होगा? फिर वही धमाके और फिर वही दहशतगर्दी की लहर। देखिए, आपने याद होगा कि जब टीटीपी के खिलाफ हम जंग कर रहे थे तो उस वक्त ड्रोन्स इस्तेमाल हो रही थी अगेंस्ट तालिबान। कुछ होती थी अगेंस्ट अफगान तालिबान जो यहाँ घुसपैठिए थे या जिनको यहाँ पनाह मिली हुई थी, कुछ हमारे टीटीपी वालों के खिलाफ होती थी। और हमारा गवर्नमेंट का ये मौकफ था कि वी अपोज इट, हमने अमेरिका को प्रोटेस्ट किया, हमने ये किया, मगर वो आती जाती थी। अमेरिका का ये कहना था इन्होंने हमें आंख मार दी है, कि मारी जाओ, ते टीटीपी को तो जितना मारना है मारे, वो दूसरों को ना इतना करें, क्योंकि वो जाहिर है ऊपर से तो ये चाहते थे कि उनमें से कोई बच जाए ताकि आगे जाके कुछ असासे बन जाए अफगानिस्तान में। मगर अब भी सिचुएशन बड़ी इंटरेस्टिंग है। क्या तालिबान अब वही रोल अदा करेंगे अमेरिका के साथ जो कि पाकिस्तान ने अदा किया था? क्योंकि अब पाकिस्तान के तो टीटीपी था ना, तो अब तालिबान के आईएस और अलकायदा है। तो क्या अब ये हम देखेंगे कि जी किसी न किसी स्टेज पे अगर ऐसे लगता है कि अलकायदा और आईएस जो है या टीटीपी इन अफगानिस्तान ये ज्यादा
पावरफुल होते जा रहे हैं और तालिबान हुकूमत को खतरा है, तो क्या फिर हम ये देखेंगे कि ड्रोन्स आएंगी टू प्रोटेक्ट द तालिबान एंड टू हिट आउट द एनिमीज ऑफ द तालिबान इनसाइड अफगानिस्तान? तो और तालिबान जो कहेंगे बड़ी ज्यादती है, ये हम कंडेम करते हैं, ये स्ट्राइक आई है फलानी जगह पे, स्ट्राइक आई है वहां, ये हम कंडेम करते हैं ये। और वो क्या हो सकता है, एक तरफ आंख भी मारी हो कि यार फारग करो इनको, ये हमें तंग कर रहे हैं। तो ये बहुत कुछ होने जा रहा है आगे। इसीलिए आई थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज हैपनिंग इसके टीटीपी और आईएस ने अपने पत्ते दिखा दिए आपको कि हमने नहीं छोड़ना, हमने ये जो तालिबान रेजीम है ये हमें नहीं कंस्ट्रेन कर सकती, हमने अपने ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स चेंज नहीं किए। इन्होंने कर लिए होंगे, हमने नहीं किए, पहली बात। दूसरी बात, ये दूसरी तरफ से भी ये पहचान लिया है एक्सटेंडेड ट्रॉइका ने, पाकिस्तान ने भी पहचान लिया, सबसे बाद में पहचाना है, मगर रशिया ने सबसे पहले पहचाना था और चाइना ने अब पहचाना है और अमेरिका ने अब पहचान लिया कि अब हमें एक मुश्तरका काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी टू डील विद अफगानिस्तान करनी पड़ेगी। विदाउट डायरेक्ट इंटरवेंशन हमें कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो ये अब तालिबान के हाथ से निकल के कहीं और ही ना चला जाए और ही ना गड़बड़ हो जाए। क्योंकि अभी ये रिफतुल्लाह औरंगज़ई जो हमारे रिपोर्टर हैं, हमारे साथ वाबस्ता हैं, उन्होंने भी अभी एक कमेंट किया। उन्होंने कहा कि आज भी एक सरहद पार से हमला हुआ है और तालिबान जो है अफगानिस्तान में वो अभी तैयार नहीं है टीटीपी को कंट्रोल करने के लिए। ये उनका उन्होंने ये कमेंट छोड़ा है आपकी बात। उसने ये कहा है कि उसकी जिम्मेदारी टीटीपी ने कबूल किया, उसने ये कहा। जी हाँ, वो बात ये है कि तालिबान बिल्कुल किसी स्टेज पे भी ये जंग को छेड़ना नहीं चाहेंगे विद टीटीपी और विद आईएस और विद अलकायदा। अलबत्ता अलकायदा की कोशिश होगी कि तालिबान की हुकूमत जो है उसको बुरा दिखाया जाए अपनी आवाम के अंदर, अपने जेनेटिक स्टॉक के अंदर, उनकी रैंक एंड फाइल को उनसे अलग करने की कोशिश की जाए, डिजर्शंस करवाने की कोशिश की जाए, और उनके जो तल्लुकात बनने जा रहे हैं ग्लोबल कम्युनिटी के साथ, रीजन्स के साथ और इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ, उन तल्लुकात को खराब करने की कोशिश की जाए। ये जो बम फटा है वहां, दिस इज प्योरली एम्ड एट दैट। सेठी साहब, बात यह है कि हमने पिछले 20 साल देखे हैं, करज़ाई हुकूमत या अशरफ गनी की हुकूमत, उसके साथ एक वक्त में हमने ये यहाँ तक देखा है कि अफगान फोर्सेस के अलावा 1.5 लाख तक जो दुनिया की जो बड़े मुल्कों की ट्रेंड फाइटिंग फोर्स जो है वो वहां पर मौजूद थी। उसके बावजूद दहशतगर्दी रुकी नहीं और जो गोरिल्ला वारफेयर थी तालिबान की वो जारी रही। अब ये जो रैग टैग आर्मी है अफगान तालिबान की, जो जिसकी सिर्फ तरबियत जो है वो एम्बुश करने की और एक रियासत को अटैक करने की है, अब ये खुद रियासत बनने जा रहे हैं और उन पर अब जो है वो दाइश और अलकायदा जो है वो हमले करेगी। तो गोरिल्ला एक्टिविटीज करना और उनसे बचना, ये तो बिल्कुल ही वो उनको तो वही दवाई मिलने जा रही है जो कि वो दूसरों को देते। मुर्तज़ा ऐसे है कि शुरू में ये जो ग्रुप्स हैं ये तालिबान को अटैक नहीं करेंगे, ये रीजन्स को अटैक करेंगे, ये सेंट्रल एशिया में गड़बड़ करेंगे, चाइना में गड़बड़ करेंगे, पाकिस्तान में गड़बड़ करेंगे, और हम सारे जाएंगे तालिबान के पास, इनको रोको, इनको मारो। वो कहेंगे हम नहीं कर सकते, हम कहेंगे जी हमें करने दें, वो कहेंगे आपको भी नहीं करने दे सकते, और वो जितना वो करेंगे उतने वो बढ़ते जाएंगे। एक स्टेज ऐसी आएगी कि जो तालिबान हुकूमत है वो अंडर इतना प्रेशर आ जाएगी, क्योंकि हम फिर ये कहेंगे ठीक है जी फिर सैंक्शंस लगाएं आपके ऊपर, आप नहीं करते, इनको खत्म नहीं करते, तो फिर ठीक है ये एक बेस एरियाज बन गए। ये वही बात बन जाएगी ना जैसे उसामा बिन लादेन था, उसने भी तो एक्सपोर्ट किया था ना टेरर, उसने मुल्ला उमर की हुकूमत के खिलाफ तो कुछ नहीं किया था। मेरा ये ख्याल है कि शुरू में ये बिल्कुल तालिबान को अटैक नहीं करेंगे, ये करेंगे आप लोगों को, हमें करेंगे, इधर करेंगे, उधर करेंगे, और रिक्रूट्स करने की कोशिश करेंगे, और जो हुकूमत है तालिबान की उसके ऊपर उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा करेंगे, मगर उसके खिलाफ बम नहीं फाड़ेंगे ये बिल्कुल। मगर ये है कि जब हमारे खिलाफ ये करेंगे और हम पीटेंगे, रोएंगे यार ये क्या हो रहा है, हमारी तो ये तवक्को थी कि इस किस्म की हुकूमत आएगी जो कि हमारा साथ देगी, ड्यूरेंट लाइन को भी शायद एक्सेप्ट कर ले और कोई नहीं इशू ना बनाए, और ये जो सारे बैठे हुए हैं हमारे हमें तंग कर रहे हैं उनको खत्म करे, मगर वो तो होने नहीं जा रहा। तो ये तजाद जो है, ये कॉन्फ्रंटेशन, कॉन्फ्लिक्ट जो है रीजनल एक्टर्स की,
एंड इंटरनेशनल कम्युनिटी की, ये तालिबान हुकूमत के साथ बनेगी बिकॉज ऑफ व्हाट दीज ग्रुप्स डू टू यू। तो उनकी तो यही कोशिश होगी कि किसी तरीके के साथ तालिबान हुकूमत जो है वो हमारी वजह से कमजोर ना हो, ये इंटरनेशनल कम्युनिटी की वजह से कमजोर हो, ताकि वो फारग हो और फिर हम आए। अगर हमारी वजह से होगी तो फिर हमारे अंदर दरमियान में जंग शुरू हो जाएगी, जिसमें हमें भी नुकसान हो जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल नुकसान। और ये जो पते की बात आपने वही कही है कि अब ये वो करेंगे जो कि हम पहले कर रहे थे 10 साल जिसमें गुजरे, और अब अफ़गान तालिबान की बारी है। मतलब कमाल रोल रिवर्सल्स यहाँ पे। बट सेठी साहब, ये एक ऐसी चीज़ है कि मैं ये समझता हूँ कि इस पे, और मैं ये बड़ी नेक नियति से कह रहा हूँ कि इसके ऊपर हमारी सिविल और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट दोनों जो हैं, उनको भी गौर करना चाहिए कि हमने क्या पाया और क्या खोया। ये पिछले 25, ठीक है अमेरिका और ग्लोबल पावर्स, सोवियत यूनियन ने जो किया, अमेरिका ने जो किया, लेकिन जो हमारी पॉलिसीज भी रही हैं, क्या वो शॉर्ट साइटेड नहीं रही? क्या उनमें आज भी हम कोर्स करेक्शन नहीं कर सकते? या अब ये हमने जो चीज अनलीश हो गई है, हम उसमें बस अब वी हैव नो एजेंसी। अब आगे बहुत मुश्किल हालात आ रहे हैं आपके लिए। अमेरिका बहुत दूर है, आप यहाँ हैं, आपके ऊपर प्रेशर आएगा, बहुत सख्त प्रेशर आएगा, और आपका दिल करेगा कि मदाखलत करें अफगानिस्तान के अंदर अपने आप को बचाने के लिए। करते हैं तो आप मरते हैं, नहीं करते तो आप मरते हैं। ये बहुत मुश्किल वायर है जिसके ऊपर आपने चलना है, क्योंकि वहां से अटैक्स आएंगी। और यहाँ जो मिलिटेंसी है, जो कि जिसे कहते हैं ना अंग्रेजी में डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, तालिबान की कामयाबी हमारे कुछ मिसप्लेस्ड अमीर लोग, एलिट्स वाला बड़े खुश हैं, अमेरिका का ये हो गया वो हो गया। जब यहाँ उस किस्म के जेनेटिक स्टॉक के जो लोग हैं, नाम लेने की जरूरत नहीं है, आप सभी जानते हैं, जी, वो तो बड़े खुश हैं। वो तो अब देखिए उनमें उनमें तो हिम्मत आ गई है कि लो जी, वो वहां ये कर सकते हैं, सुपर पावर को डिफीट कर सकते हैं, हमारे लिए कितना मुश्किल है, नो प्रॉब्लम। हम तो हथियार के बगैर ही वी कैन ब्रिंग द स्टेट टू इट्स नीज। हथियार तो बात की बात है। देखिए आप ना। तो एक लॉन्ग मार्च करके पहुंचे तो देखे यहाँ टांगे खड़कनी शुरू हो जाती हैं। क्या इनमें इतनी हिम्मत है कि आप उनको रोक लेंगे? वो अगर फ्लड आएगा तो आपने देख ही लिया था, पहले एक मौलाना ले गए फ्लड, तो जनाब वो मौलाना थे, वो तो फिर भी डिसिप्लिन लोग थे बेचारे, उन्होंने तो एक गमले को नहीं तोड़ा। मगर यहाँ और भी बड़ी फोर्सेस है। सेठी साहब, औरों को छोड़ दें, पीएलपी ने लाहौर में जो कुछ किया और फैजाबाद अब में जो नाम कुछ लेने की किया, जरूरत नहीं है, मगर अब ठीक है ना, समझते हैं लोग। पीएलपी की तो बात कर सकते हैं ना, वो तो एक ऑर्गेनाइजेशन है वो। वो तो बैंड है। हाँ, बैंड भी हाँ, है और उनके नहीं, अच्छा पार्लियामेंट के आप, अंदर मेंबर्स अच्छा भी हैं। चले मैं कहना ये चाहता हूँ कि ये इस्लामाबाद में लाल मस्जिद पर झंडा लहराया। कल हाँ, न्यूयॉर्क टाइम्स की स्टोरी जो है, जो कि हम वी लव टू हेट फॉरेन मीडिया के जी एंटी पाकिस्तान बातें होती है, उसमें सबसे पहले या दूसरे पैराग्राफ में जिक्र है कि तालिबान ने वहां पे कब्जा किया, इस्लामाबाद की मस्जिद, अहम मस्जिद के ऊपर या मदरसे के ऊपर वो झंडा लहराया। अब देखिए तो ना। रजा फिर यही 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 इमेजेस जा रहे हैं ना बाहर। तो अब हाँ, बात ये है कि ये फिर वक्त आने वाला है, आई यू विद अस और आई यू अगेंस्ट अस। ये मेरा ख्याल है, ये आई यू विद अस आई यू अगेंस्ट अस पाकिस्तान के ऊपर फिर से आएगा। और मेरा ख्याल है तालिबान को भी ये पैगाम जाएगा, आई यू विद अस और आई यू अगेंस्ट अस। और पहले एक के साथ इतनी कॉम्प्लिकेशंस हो गई, अब सिर्फ एक रियासत ये पैगाम नहीं देगी। अब सारी वो जो ट्रॉयका है ना, जिसकी मैंने बात की, एक्सटेंडेड ट्रॉयका, जी, अब वो ये पैगाम जाएगा तालिबान को, और अंदर बैठ के वो पाकिस्तान को भी ये पैगाम जाएगा। फिर आप क्या करेंगे? बिल्कुल। बहुत मुश्किल हालात आपके लिए और तालिबान के लिए आने वाले हैं। वो और बिल्कुल। सेठी साहब, ये जो हालात हैं, जो टेररिज्म के हवाले से, दहशतगर्दी के हवाले से, सिक्योरिटी के हवाले से जो मसाइल हैं, वो तो हैं ही। लेकिन अमेरिका की एक एक बहुत ही ह्यूमिलिएटिंग एक शिकस्त हुई है अफगानिस्तान में। पेंटागन की, उनके इंटेलिजेंस की और उनके इत्तेहादियों की, जिस तरीके से उनको यहाँ से जाना पड़ा है, तो उसमें उनका अपना जितना भी कसूर होगा, लेकिन जो पाकिस्तान पे जो गुस्सा है, उसकी तो आवाज़ें आपको नज़र आ रही हैं। एक अमेरिकन आवाज नहीं है, मीडिया में, हाँ, बहुत सारे बिल्कुल थिंक टैंक्स में। सब जगह अ, पे उन्होंने ये कहा कि जी बात ये है कि वो तो ठीक है जो हुआ हमारे साथ, हमारी तो गलतियां हैं ही, मगर हमारे साथ पाकिस्तान ने भी हाथ किया है, और वो अब अपने आप को बचाने के लिए सारा जो वहाँ की एस्टेब्लिशमेंट है वो कहीं ना कहीं तो ढूंढेगी ना, किसी न किसी को। शुरू में तो वो जो बाइडन के ऊपर जा रहा है, जो बाइडन जो है वो शिफ्ट कर देगा सारा कुछ। डोनाल्ड ट्रंप ने भी शिफ्ट कर दिया था,
और वो शिफ्ट किसके ऊपर करेंगे? आप ही के ऊपर करेंगे, और उनके पास कौन है शिफ्ट करने को? बिल्कुल। तो मैं आप दोनों को ये बताता हूँ कि अमेरिकन मीडिया को चूंकि मैं फॉलो कर रहा हूँ, रोजाना 15-20 चीजें तो मैं पढ़ता हूँ और बात भी करता हूँ। इस वक्त जितना नेगेटिव पब्लिक ओपिनियन पाकिस्तान के बारे में बन चुका है, वो कहीं ज्यादा है। आज से जो पहले डू मोर वाले दिन भूल जाइए, अब तो बकायदा पनिश, पीनलाइज, सैंक्शन, इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल हो रहे हैं। और मैं आप जॉन बोल्टन का आर्टिकल आपने पढ़ा, ब्रूस राइडल को आप देख लें, और बेतहाशा थिंक टैंक्स जो है, ब्रुकिंग्स, कार्नेगी, यू नेम इट। बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि ये इस वक्त एक बहुत बड़ा टेस्ट है हमारे फॉरेन ऑफिस का, इमरान खान का और जनरल बाजवा साहब का, कि वो इसको देखें और इस चीज के ऊपर फौरी तौर पर वो एक्ट करें, ना कि हालात को मजीद बिगड़ने दें। रजा, क्योंकि एक बात कहूंगा जी कि ये रोना धोना कि हमने बड़ी कुर्बानियां दी हैं, आपने दी होंगी, अब वो बात आगे नहीं बढ़ सकती, इसकी ये खत्म हो गया ये बयानिया। आपने बड़ी कुर्बानियां दी हैं, आपने दी होंगी। आपने जो कुर्बानियां दी हैं वो ज्यादातर पाकिस्तानी तालिबान के खिलाफ है, और आपने जो क्या कुर्बानी दी है वो लोग हैं जो कि जिनके साथ आप एक जमाने में पीस डील्स कर रहे थे, उनके साथ कुर्बानियां दी हैं। अच्छा, अब बात यह है कि दुनिया को इस बात को पता है। तो आप जब कहते हैं ना हमारे 70,000 बंदे मर गए, वो कहते हैं वो तो आपके लोगों ने मारे हैं आपको, वो ये और किसने मारे हैं वो? तो इसलिए बात यह है कि आगे हालात नहीं ठीक। अम, ये आपने थिंक टैंक्स की बात की। थिंक टैंक्स तो एक एक टेम्परेचर गेज करते हैं ना, वो एक माहौल बनाते हैं, वो बन रहा है माहौल। और जो बाइडन इस वक्त उसी किस्म की मुश्किलात में है जैसे जिमी कार्टर था, जब उनका ईरान का ऑपरेशन जो था वो फेल हो गया था। याद है आपको? बिल्कुल बिल्कुल। और जो बाइडन जो है इज अंडर, जिसे कहते हैं ना, सीज में है। और पेंटागन जो है, जो कि जिसे हम कहते हैं मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, वहां की जो एस्टेब्लिशमेंट है, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, वो तो शिकस्त मान ही नहीं सकती। वो तो सारा वक्त यही कहती रही कि जी शिकस्त तो होनी कोई नहीं है, सवाल ही पैदा नहीं होता। वो तो साल 1.5 साल और हमने आर्मी बना के आए हैं, ये होगा वो होगा। अब देखिए ना, हजारों की तादाद में, मुझे वो मैं पढ़ रहा था, पता नहीं कितने सैकड़ों की तादाद में हेलीकॉप्टर थे। वो तो लंबा प्लान बना के आए हुए थे अमेरिकन। वो तो उनका इरादा ही नहीं था यहाँ से इस तरीके से जाने का। और ये जो हुआ है, वो तो और भी चीजें प्लान कर रहे थे। अब सिचुएशन इतनी जल्दी रेडिकली ट्रांसफॉर्म हो गई है। क्या तालिबान की लीडरशिप में इतनी सियासी शऊर है? क्या वो करेंगे या रह जाएंगे, या आपस में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएंगे? इट्स डिफिकल्ट टू से। ईरान जब इनकलाब आया था तो पहले शुरू शुरू में बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ईरान फिर भी डेवलप्ड कंट्री थी, फिर भी ऑयल रिसोर्सेज थे, फिर भी सैंक्शंस उन्होंने बर्दाश्त कर लिए, सब कुछ। मगर यहाँ तो है ही कुछ नहीं। $20 बिलियन की जीएनपी है। अरे यार, $20 बिलियन, गिव मी अ ब्रेक। डिपेंडेंट, अमेरिकन अगर वेस्ट एड नहीं कंप्लीटली, देता तो गवर्नमेंट ही नहीं चल सकती। सीधी गवर्नमेंट छोड़े, आप वहां फेमेन आ जाएगी, जी लैंडलॉक्ड है वो, फेमेन आ जाएगी। ये रेफ्यूजीज आपने देखे कोई नहीं, मारना शुरू कर देंगे एक दूसरे को, खाना नहीं होगा वहां खाने को, बिजली नहीं होगी वहां, बिजली नहीं होगी, खाना नहीं होगा, पानी नहीं मिलेगा। वहां तो ये हालात होने जा रहे हैं शहरों के। तो मैं ये समझता हूँ कि बहुत मुश्किल हालात आगे आ रहे हैं, बहुत विजडम की जरूरत है, और एक ही रास्ता है, और कोई रास्ता ही नहीं है तालिबान के लिए। मगर मेरा नहीं ख्याल कोई इतनी जल्दी इस बात को एहसास उनमें होगा, इस बात का कि नहीं एक जेनेटिक प्रॉब्लम है। वो ये है कि जो इनके अंदर जो हार्डलाइनर्स है, वो कहते हैं कि जब इनकलाब आता है तो सबसे पहले, जब रियासत को ले लेते हैं, तो इनकलाबी सबसे पहले उन्हें अपने इनकलाबियों को खत्म करना होता है। हर इनकलाब के अंदर एवरी रेवोल्यूशन टर्न्स ऑन इटसेल्फ। जी बिल्कुल। वो ऐसे ही हुआ तारीख में। they eat their babies first, जिसे कहते हाँ, हैं। सबसे, बिकॉज वही प्रॉब्लम उनके लिए बन जाता है, जो लेके आते हैं वही उनका प्रॉब्लम बन जाता है। और फिर दूसरी लीडरशिप आती है जो कि हार्डलाइनर्स को खत्म करती है और स्टेबलाइज करती है। अब क्या तालिबान में इतनी शऊर है? क्या पाकिस्तान उनको समझा लेगा? उनको कौन समझाएगा? कैसे समझाएंगे? और कैसे ये एक्शन लेंगे अगेंस्ट दोज टेररिस्ट एलिमेंट्स, जो आज जिसकी तादाद 3 या 4 मेन प्रोविंसेस में है, वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगी। जैसे जैसे तालिबान की इकोनॉमी फेल होगी, जैसे जैसे तालिबान के ऐसे लगेगा कि कॉन्टैक्ट्स वेस्ट के साथ बढ़ रहे हैं, उतनी उतनी एलियनेशन होगी। या तो ना कुछ खाने पीने को मिले, कुछ ठीक ठाक हो जाए, वो तो होगा नहीं। तो ऐसे होगा कि ये फेल हो गई है,
और नीचे से जो आएगा वो बाय द वे या वो वॉरलॉर्ड्स फिर रीबर्स आज बन जाएंगे, वो फिर छोटे छोटे पॉकेट्स बन जाएंगी अपने वॉरलॉर्ड्स की और लॉन्ग एथनिक लाइंस एंड रीजनल लाइंस, या ये है कि वो भी बनेंगे और अलकायदा और आईएस ये भी उभरेंगे। तो और केओस और अनार्की मुझे नजर आ रही है, और शायद सेपरेटिज्म एंड रीजनलिज्म, बिकॉज जब ऐसी सिचुएशन होती है तो एनीथिंग कैन हैपन। बहुत मुश्किल हालात आ रहे हैं, इनिशियली फॉर द तालिबान एंड देन फॉर अस एंड देन फॉर द इंटरनेशनल कम्युनिटी। बिल्कुल बिल्कुल जी, थैंक यू सेठी साहब। हमारे कुछ व्यूअर्स कह रहे हैं कि जी आज 2 घंटे का प्रोग्राम करें। एक सेकंड जी, और डिप्रेशन हो जाए। रजा, कोई 10 मिनट पहले व्हाइट हाउस ने रिपोर्टर्स को ये बताया है कि सदर बाइडेन को सिचुएशन रूम में ये बताया गया है कि अनकरीब कुछ और अटैक्स वहां पे एयरपोर्ट पे होने वाले हैं, और वो ये बता रहे हैं कि जो आखिरी जो काउंटडाउन है मंगल तक का, उसके अंदर ये अटैक्स बढ़ सकते हैं और सूरत हाल जो है अब से ज्यादा खतरनाक हो सकती है। तो ये जरा एक अपडेट थी वो आपके साथ। इसमें मैं एक और बात कह दूं चलते चलते, ये जो सुइसाइड बॉम्बर्स आए हैं एयरपोर्ट पे आके जो इन्होंने किया है बाहर, ये वो बॉम्बर्स जो इन पिछले रोज आए हैं उनमें, और वो बॉम्बर्स जो कि पहले टीटीपी वाले जो बॉम्बर्स करते रहे हैं, ये जो तालिबान वाले हकानी नेटवर्क वाले बॉम्बर्स करते हैं, सेम। आपका ख्याल है इतने चेक पोस्ट थे, ये सुइसाइड वेस्ट स्पैन के ये बॉम्बर्स कैसे सारे चेक पोस्ट क्रॉस करके और एयरपोर्ट के गेट्स के ऊपर, फाइनल गेट्स के ऊपर पहुंच गए? They look the same, they are the same, they speak the same language, they look the same. आपका ख्याल है कि अलकायदा का अफगान पश्तून लुक्स डिफरेंट फ्रॉम तालिबान का अफगान पश्तून? नो। तो अब बात यह है कि अगर ये है तो ये तो आगे भी होगा ना, वो तो हर जगह पे पहुंचेंगे, और उनके जो तल्लकात हैं, दे लुक लाइक द अफगान तालिबान, दे आर द सेम स्टॉक, तो वो तो हर जगह पे पहुंचेंगे, शहरों में भी आ जाएंगे, हर जगह पे आएंगे। उनको कैसे रोकेंगे आप? कौन रोकेगा? हो सकता है कि उनमें से साथी भी उनको मिल जाएं पुराने अपने, जो एक जमाने में तालिबान का हिस्सा थे, और वो जब तालिबान ने नेगोशिएशन शुरू की तो वो टूट टूट के इधर आ गए। तो ये तो अब बड़े इस किस्म के इश्यूज बनने आ रहे हैं। अब नई वॉर ऑन टेरर 2.0 ही होगी ना, फिर अब यही होगा। सेठी साहब, हालात उसी तरफ जा रहे हैं। तो बहरहाल हमारा वक्त खत्म हो चुका है। थैंक यू सो मच। एक हमारे कमेंट जो कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि जी आज तो 2 घंटे का शो करें प्लीज। तो हमने कहा नहीं, गिव अस अ ब्रेक। तो सेठी साहब, थैंक यू सो मच फॉर द रियली एप्ट एनालिसिस, और थैंक यू सोलंकी साहब फॉर जॉइनिंग अस, एंड खुदा हाफिज। थैंक यू, खुदा हाफिज।